Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote which reads, "Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere." तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडियन एक्सप्रेस में संडे को कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स आते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको हम लोग कवर करते हैं मंडे को, राइट। तो ये कोट भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ऐसा ऐसे सीधा सीधा आ सकता है। तो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 1 एसए पर्सपेक्टिव, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर पेपर जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये कोट सीधा सीधा यूपीएससी ने पूछा था इन मेंस 2018। आप देखिए यहाँ पे ये 2018 का सेक्शन ए में ये सवाल आया था, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ये आ गया है तो दोबारा तो आने के चांसेस कम ही है, चाहे एपीएससी हो या यूपीएससी हो। बट इफ यू सी द आइडिया, इसके अंदर जो आइडियाज हैं इसका, तो उससे हमारे सोचने की कैपेबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव होगी। तो किसी दूसरे इस तरह के फिलोसॉफिकल हिस्से में भी वी विल हैव सम एडवांटेज एज फार एज सम पॉइंट्स और थिंकिंग कैपेबिलिटी इज कंसर्न। तो देखते हैं इसका क्या एग्जैक्ट मतलब है और इसका क्या क्या डायमेंशन हो सकता है। इस साल क्यों पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्या करंट कॉन्टेक्स्ट है, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ पीपल हैव ब्रोकन आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी एंड नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द मिडिल क्लास। मतलब हमारे देश के अंदर ओवरऑल अब पोवर्टी कम हो रही है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। और पॉवर्टी कम हो रही है मतलब लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी का डिमांड बढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और इस कारण से आने वाले टाइम में फिर उसके कारण इकोनॉमी के ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द डिमांड इन द इकोनॉमी दैट ड्राइव्स द इकोनॉमी एज फार एज इट्स ग्रोथ इज कंसर्न। तो मिडिल क्लास का बढ़ना या पॉवर्टी का घटना, दैट इज एन इंडिकेटर कि आर future is sustainable as far as economic growth is concerned, because economic cycles are interconnected, right। और ये जो कोट है, इसको बहुत बार हमारे पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेट करके दिया देखा जाता है। जैसे एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, उसके अलावा इसको रिलेट किया जाता है विथ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बराक ओबामा। बट ये नाम रटने की जरूरत नहीं है कि किसने कहा है, इंपॉर्टेंट है कि इस कोट का मतलब क्या है। व्हाट डज दिस कोट एक्चुअली मीन्स। देखिए, इस कोट का अगर आप एसेंस देखें तो आइडिया इज सिंपल कि जो रिच पीपल हैं, जो बिजनेस क्लास हैं, देयर फेट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। पोवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये इमेज दे करके मैंने समझाने की कोशिश की है, लाइक टू प्रॉस्पेरस बिजनेस क्लास पीपल, मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी। अब रतन टाटा जी का अगर मान लिया जाए कंपनी टाटा एंड सन्स, मुकेश अंबानी जी का मान लिया जाए जियो, रिलायंस जियो। तो अगर जियो अलग अलग डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और टाटा एंड सन्स, टाटा मोटर्स जो है वो टाटा एंड सन्स में वो ऑटोमोबाइल क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो जब तक लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगा डेटा सर्विसेज को खरीदने के लिए या कार्स को खरीदने के लिए, तब तक ये बेचेंगे किसको। सो इफ देयर इज पोवर्टी और ग्रोइंग पोवर्टी इन द कंट्री, over a period of time this will catch and will have impact on the business people also, prosperous people also. So poverty anywhere will be a threat to prosperity everywhere. That is the meaning कि fates are interlinked of the prosperous class and the poor class. तो धीरे धीरे जब poor class का परचेजिंग पावर इंप्रूव होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होगी, तभी जाकर के प्रॉस्पेरस क्लास की प्रॉस्पेरिटी सस्टेन हो पाएगी। द प्रोडक्ट दैट दे मैन्युफैक्चर विल बी कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी, देयर विल बी अ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, and that is how there will be sustainability for prosperity. At the same time, the lifestyle of the poor class will improve. So that is the economic argument of this particular quote.
poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere, economic argument. But at the same time, इस कोट को हम लोग एथिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एथिकल पर्सपेक्टिव में भी हम लोग उसको अगर देखें डीओंटोलॉजिकल एथिकल पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहूंगा आपके एथिक्स के नॉलेज का. अगर आपने एथिक्स की क्लास अटेंड कर रखी है तो आपको पता होगा कि डीओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड यूटिलिटेरियन, जिसको हम लोग टीलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, उस पर्सपेक्टिव से भी इस कोट को देखा जा सकता है. डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बेसिकली ट्रेस किया जाता है विथ फिलोसोफर इमैनुअल कांट, हु हैज गिवन द डिक्टम ऑफ डिग्निटी बीइंग कैटेगोरिकली इंपरेटिव. मतलब डिग्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. और पोवर्टी के कारण कैसा होता है, पुअर पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर डिग्निटी. दैट मेक्स पोवर्टी इटसेल्फ एन अनएथिकल फिनोमिना. अब गरीब लोग आप देखते होंगे, जब एक्सट्रीम पुअर लोग होते हैं, दे हैव टू बेग, somehow they survive. Many cases they have to compromise with their dignity. But Immanuel Kant has said कि dignity is categorically imperative, most important thing. तो अगर किसी एक की भी डिग्निटी हैम्पर हो रही तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज डिग्रेडिंग द एंटायर सोसाइटी, राइट. सो एथिकल आर्गुमेंट में अगर डीओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इमैनुअल कांट के एथिक्स, डिग्निटी इज ए कैटेगोरिकल इंपरेटिव, इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पॉवर्टी इज अनएथिकल. अगर उसको यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो इट कैन बी लिंक्ड विथ यूटिलिटेरियन आइडिया, कैन बी लिंक्ड विथ इकोनॉमिक आर्गुमेंट, कि अगर इन जनरल लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाया जाएगा तो इट विल हैव अ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग इकोनॉमी सस्टेनेबल. यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, राइट. सो पॉवर्टी रिडक्शन विल एंश्योर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. सो दिस इज हाउ, देखिए एस्से लिखने का मतलब ही है कि आप एक आइडिया को अलग अलग डायमेंशन से एक्सप्लेन कर पाए. मैंने पहले ही कहा था कि ये कोट को मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको इसमें क्या क्या डायमेंशंस लिखे जा सकते हैं वो मैं समझाऊं. तो इस ये डायमेंशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, एथिकल डायमेंशंस, डिओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, ये समझने के लिए आपको एथिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है. आई होप आपने अगर एथिक्स की क्लास की है तो आप इसको लिंक कर पा रहे होंगे. बेसिकली ये जो इकोनॉमिक आर्गुमेंट है कि द फेट्स आर इंटरलिंक्ड, दिस इज नथिंग बट एक्सप्लेन एज पर द वर्चुअस साइकिल ऑफ द इकोनॉमी. यू सी, वर्चुअस साइकिल तो हम क्लास में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं. तो उसमें डिमांड जो होता है दैट ड्राइव्स द इकोनॉमी. जब डिमांड होता है तो उसको सप्लाई मीट करने की कोशिश करता है, और सप्लाई उसको मीट करने की कोशिश में फिर मोर एंड मोर प्रोडक्शन हैपेंस, एंड व्हेन मोर एंड मोर प्रोडक्शन हैपेंस देन ग्रोथ हैपेंस, एंड व्हेन ग्रोथ हैपेंस देन ओवरऑल it helps in meeting the increased demand, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा डिमांड, that will help in improvement of lifestyle. तो ये बेसिक क्लास में ये वर्चुअस साइकिल जो हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे भी हम लोग यही असल में डील कर रहे हैं कि द फेट्स आर इंटरलिंक्ड. इकोनॉमिक आर्गुमेंट, अनलेस द डिमांड इज देयर एंड डिमांड इज क्रिएटेड बाय दीज जनरल masses, right. तो अनलेस डिमांड इज देयर व्हाट दीज बिजनेसेस विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करेंगे. सो इकोनॉमिक आर्गुमेंट बताता है कि देयर fates are interlinked. The demand coming from the common masses will help in more and more production, and that will keep the prosperous class prosperous. Other dimensions can also be added. ऐसे का मतलब ही अलग अलग डायमेंशन से लिखना. तो यू सी, पोवर्टी विल लीड टू मैनी सिक्योरिटी चैलेंज. देखिए पोवर्टी का ही बाई प्रोडक्ट होता है अलग अलग तरह के कन्फ्लिक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, ड्रग स्मगलिंग, इंसर्जेंसी, टेररिज्म. आखिर ये सब होता क्या है, क्यों है कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ रिसोर्स स्कैर्सिटी. जब रिसोर्सेस कम रहते हैं तो पीपल ट्राई टू फाइंड वन वे और द अदर टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट एंड ग्रैब मोर एंड मोर रिसोर्सेस. तो इंसर्जेंसी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, जीनोसाइड, एवरीथिंग कैन बी लिंक्ड टू पॉवर्टी टू ग्रेट एक्सटेंट. Yes, but not always. But in most of the cases, for example, you see genocide against Jews by Nazis between the interwar period. That can also be to some extent related to poverty, because Germany was facing through or going through a phase of economic scarcity, economic shortages, and that led to rise of Nazis because people were in despair, frustration, and they were looking for a very strong government, and that is how they voted Hitler into power, Nazis into the power, and then Nazis resorted to genocide
in order to strengthen their position. So you will see in almost all the cases all the conflicts, chaos are linked with poverty. So poverty leads to security threat, poverty leads to disease. You see all the major disease outbreaks they happen in Africa. अब उसके पीछे climatic conditions एक factor हैं, hot and humid climate, but at the same time poverty is another factor because the outbreak happens, but because of poverty hygienic conditions are not there, and that led major outbreak of these diseases like AIDS, Ebola, Zika virus, West Nile, all Nile virus, all such major diseases come from Africa, right? So इसीलिए इन रीजन्स को हम लोग कभी कभार नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल रीजन्स भी कह देते हैं because most of the diseases arise from these regions, and these diseases are neglected also because there is no serious attempt going on to find solution to these diseases. And why no serious attempt is going on to find solution? Because these regions are poor, and poor people, उनकी कोई उतनी डिमांड नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है. दैट इज वाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग मेडिसिन फॉर द नीड ऑफ सच पीपल. पोवर्टी लीड्स टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ऑल्सो. लुक, environment conservation, green energy, and sustainability, all such things are luxury for poor societies. So Indira Gandhi ji in Stockholm conference said poverty is the biggest pollutant, because if we think too much about environment protection, then that may hamper our economic progress, and that may ultimately lead to poverty, which is in another way a kind of pollutant for us. तो पोवर्टी, पुअर देशों में आप देखेंगे कि देयर इज स्कैंट रेस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे देन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैम्पर एंड पोवर्टी विल फर्दर राइज. तो जिन गरीब देशों में, गरीब जगहों पे आप देखेंगे लॉस ऑफ वेजिटेशन, नेचुरल डिजास्टर, डेजर्टिफिकेशन इज ऑन द राइज. ये सारी बातें लिखी जा सकती हैं एसोसिएटेड विद पोवर्टी, द आउटकम्स ऑफ पोवर्टी. कंक्लूजन हमेशा ऐसे का कैसा होना चाहिए? थोड़ा अलग होना चाहिए, जो एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर दे, क्योंकि मार्क्स तो कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही दे रहा है. उसके अलावा वो थोड़ा सा एग्जामिनर को एक नए प्लेन पे ले जाकर के छोड़े, एग्जामिनर को एक नया सोचने का डायमेंशन दे दे. तो पोवर्टी पे अगर आप आंसर लिख रहे हैं, खासकर एस्से लिख रहे हैं, तो यू कैन कंक्लूड इन दिस मैनर कि द बिगेस्ट पोवर्टी और द crisis that modern society is facing is not of material poverty but of intellectual or moral poverty. So this is a bigger challenge, intellectual poverty और moral poverty. और इस चैलेंज को निपटने के लिए हमें गांधीयन आइडियोलॉजीज को इम्बाइब करना होगा. गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सर्वोदय. सर्वोदय गांधीयन आइडियोलॉजी है वेयर गांधी जी आस्क एवरीवन to try to rise in their life. Poor people should try to rise materially, while rich people should try to rise intellectually. We all need to rise in our life, grow in our life. Trusteeship, how the rich people will grow intellectually, how the rich people will become intellectually rich. Materially rich people, how will they get intellectually rich? By following the concept of trusteeship. ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट क्या है गांधी जी का? कि द रिच पीपल शुड कंसिडर देमसेल्फ एज ट्रस्टी ऑफ द वेल्थ दैट दे आर होल्डिंग. ऐसा मत समझे कि वो उस वेल्थ के मालिक हैं और अब उस वेल्थ को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. दे शुड कंसिडर देमसेल्फ एज ए ट्रस्टी ऑफ द वेल्थ, कि उस वेल्थ का, उस प्रॉपर्टी का वो देख रेख कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली समाज को बिलोंग करता है. सो द रिच पीपल शुड टेक ओनली दैट अमाउंट फ्रॉम द वेल्थ दैट दे हैव which is enough for their comfortable life, but the remaining wealth should be considered as wealth of the society, and the rich people should consider themselves just as a trustee of that wealth. That is the concept of trusteeship. जो trusteeship का concept या feeling आएगा rich people के मन में, तभी जाकर के वो intellectually rich हो पाएंगे. Otherwise materially rich people are many times found to be suffering with the problem of intellectual poverty. इस तरीके की कुछ बातें लिख करके आप कंक्लूड कर सकते हैं. यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं. पोवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. व्हेन देयर इज प्राइस इन पोवर्टी, दैट मीन्स परचेजिंग पावर इज डिक्रीजिंग, मीन्स डिमांड इज डिक्रीजिंग, मीन्स ग्रोथ विल सबसाइड, एंड दैट विल लीड टू decline in prosperity everywhere. Why poverty reduction is important? Because ethical argument, from deontological perspective, from utilitarian perspective, from economic perspective, poverty reduction will help in moving on of the virtuous cycle. Byproducts of poverty can be in the form of security challenge, environment degradation, disease burden,
And then you can end with another dimension of poverty, that is intellectual property, and solution can be Gandhian idea of trusteeship and sarvodaya. The next article is about gene edited mustard. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखिए, हमारे देश में जो मस्टर्ड नॉर्मली हम लोग ग्रो करते हैं, दैट इज रेप सीड मस्टर्ड, उसी से ऑयल ऐसे निकाला जाता है। अब जो मस्टर्ड हमारे देश के अंदर नेचुरल तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, उसके अंदर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोसिनोलेट पाया जाता है। ग्लूकोसिनोलेट इज अ कंपाउंड विच इंक्लूड्स सल्फर और नाइट्रोजन। तो मस्टर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोसिनोलेट पाया जाता है, और ये ग्लूकोसिनोलेट में सल्फर नाइट्रोजन होते हैं। सल्फर नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है ग्लूकोसिनोलेट, जिस कारण से इसके अंदर बहुत पंजेंट स्मेल आता है। तो मस्टर्ड से पंजेंट स्मेल आता है ना, और वो पंजेंट स्मेल के कारण होता क्या है कि मस्टर्ड बिकम्स अनप्लेटेबल फॉर पोल्ट्री एज वेल एज फॉर पिग्स। ये पिग्स वगैरह मस्टर्ड रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। अगर कैटल्स को या बुफेलोस को देना भी है मस्टर्ड रिलेटेड प्रोडक्ट, तो उसको मिक्स करना पड़ता है विथ फॉडर ग्रास एंड वाटर, क्योंकि पंजेंट स्मेल डज नॉट अलाउ द कैटल्स टू एब्जॉर्ब द मस्टर्ड ऑयल सो इजीली या मस्टर्ड प्रोडक्ट सो इजीली। इसी कारण से मस्टर्ड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता नहीं है इन पोल्ट्री या फिर ओवरऑल एनिमल रेयरिंग, एंड दैट रिड्यूसेस देयर फीड इनटेक। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, मस्टर्ड अगर हमने कुछ बाकी ग्रासेस के साथ मिला करके खिला भी दिया, तो मस्टर्ड लीड्स टू अ डिजीज विच इज नोन एज गोइटर, विच इज स्वेलिंग नियर द नेक एंड स्वेलिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इन द लाइफ स्टॉक। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है मस्टर्ड के साथ। पंजेंट स्मेल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, जिस कारण से एनिमल्स या पोल्ट्री या लाइफ स्टॉक उसको खाना नहीं चाहते हैं। अब करंट न्यूज ये है कि इंडियन साइंटिस्ट ने जीन एडिटिंग करके मस्टर्ड का एक नया फॉर्म डेवलप कर दिया है, विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट ऑल्सो, डिजीज रेजिस्टेंट ऑल्सो। एट द सेम टाइम दिस मस्टर्ड हैज वेरी लो पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल नहीं है, और पेस्ट या डिजीज रेजिस्टेंट भी है। दस न्यू काइंड ऑफ जीन एडिटेड मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होता है जिसका नाम है वरुणा। उस वरुणा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ऑफ मस्टर्ड में जीन एडिटिंग की गई है विथ हेल्प ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में हम अगले पेज में देखेंगे। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है CAS9, जो आप कह सकते हैं एक मॉलिकुलर सीजर है, जो दूसरे जो लिविंग एंटिटीज हैं उनके जीन्स की एडिटिंग कर सकता है। मॉलिकुलर सीजर है, ऐसा आप समझ लो। इट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि सच में ये ऐसा CS9 दिखता है, बट ये मान लो किसी भी लिविंग एंटिटी का जीन कंपोनेंट है, DNA है, उसमें कुछ भी अगर बदलाव करने हैं तो एक स्पेशल तरीके का मॉलिक्यूल होता है, इसको हम लोग कहते हैं CAS9। इसीलिए उसको CS9 को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, बिकॉज दैट कैन हेल्प इन जीन एडिटिंग। और इस पूरे टेक्नोलॉजी को कहा जाता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से जीन एडिटिंग करके वरुणा नाम की हाई यील्डिंग वैरायटी मस्टर्ड को बना दिया गया है लो पंजेंट मस्टर्ड, विच इज पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट ऑल्सो। अभी ये जो जीन एडिटेड मस्टर्ड नया अभी बनाया गया है, इट इज जीन एडिटेड बट नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक चीज होता है, जीन एडिटिंग अलग चीज होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड में कैसा रहता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा BT कॉटन, बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस कॉटन, ये एक तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसमें क्या किया जाता है कि नॉर्मल कॉटन लिया गया और उसमें एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया होता है बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस, इसके कुछ जीन्स को निकाल करके दोनों को मिला दिया जाता है। कॉटन सीड्स और बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया, इन दोनों के जीन्स को मिला करके एक नया तरीके का हाइब्रिड कॉटन बनाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं BT कॉटन। ये जो हाइब्रिड कॉटन है, ये पेस्ट फ्री होता है, रेजिस्टेंट होता है टू पेस्ट्स लाइक बॉल वर्म। इसका सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। बट दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉटन। बट ये जो हम लोग वरुणा मस्टर्ड के साथ कर रहे हैं, दिस इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, दिस इज बेसिकली जीन एडिटिंग। देखिए, मस्टर्ड का एक दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन भी आ चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं GM हाइब्रिड मस्टर्ड। इसका टेक्निकल नाम है DMH11। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इसमें कैसा है कि बार बार्नीस बारस्टार नाम का बैक्टीरिया
उस मर्ज किया जाता है, उसके डीएनए को मिलाया जाता है इस मस्टर्ड के साथ। आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टर्म जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में क्या किया जाता है कि मस्टर्ड जो है वरुणा, उसी के जीन्स में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, ऑल्टर किया गया है, लेकिन कोई नया ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मिलाया नहीं गया है। दैट इज जीन एडिटिंग दैट हैज बीन डन विथ दिस न्यू मस्टर्ड डेवलप। बट जीएमओ, genetically modified, is different thing where the genes of some other organisms are also mixed in order to modify the genes of the original target molecule or originally target living entity. तो DMH11 which is genetically modified hybrid mustard या फिर BT cotton, these are genetically modified crops, while ये जो मौजूदा है this is genetically edited crop। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिस्पर इज ए टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम लोग जीन एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है CS9। CS9 कैन बी नोन एज मॉलिकुलर सीजर। ये जो क्रिस्पर 9 टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया था टू इमैनुअल चार्पेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर डॉर्डन ऑफ यूएस। तो जीन एडिटेड मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड, पंजेंट स्मेल ड्यू टू ग्लूकोसाइनोलेट सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड होता है which makes because of the pungent smell unpalatable to poultry and pigs. Recently, scientists through gene editing technology have developed low pungent mustard with use of CRISPR technology CS9 molecule CSEP. Gene editing is different from genetically modified. Genetically modified में fusion is done of some other gene with the target genes. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है बीटे कॉटन एंड DMH11, बट दिस पर्टिकुलर इज एन एग्जांपल ऑफ जीन एडिटिंग, नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लूना 25 व्हिच हैज फेल्ड। So this topic is important for my syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच में काफी सारा कंपैरिजन हम काफी टाइम से कर रहे थे। Luna 25 of Russia, Roscosmos, was to land on the southern pole of moon, just like our Chandrayaan 3। उसका सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, लेकिन लूना का सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाया मून के ऊपर, एंड दैट इज हाउ लूना 25 हैज फेल्ड। उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई, जाकर के जोर से टकरा गया मून सरफेस से, जिस कारण से वो डिसफंक्शनल हो गया। अभी एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मून पे लैंडिंग, फॉरगेट अबाउट अ लैंडर, हम लोग एक एस्ट्रोनॉट्स को भी वहां पे लैंड करा चुके हैं। यूएस की एजेंसी नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया हुआ है वहां पे 50-60 साल पहले। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? व्हाई वी आर नॉट एबल टू इवन पुट अ लैंडर ऑन द मून सरफेस? रसिया के रॉसकॉस्मोस फेल हो गई। 2019 में इसरो इवन फेल्ड इन चंद्रयान 2 टू हैव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? जो टेक्नोलॉजी हम लोग 60 साल पहले डेवलप कर चुके हैं, अब उसको दोबारा इंप्लीमेंट करने में कहाँ दिक्कत हो रही है? जिस मून सरफेस पे हम एस्ट्रोनॉट्स को उतार चुके हैं, वहां पे अब एक बेसिक लैंडर प्रोब हम क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? क्यों सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पा रहे हैं? आंसर इसका देखिए सरल है। जब एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था मून सरफेस के ऊपर, उस टाइम में दैट वाज प्योरली आउट ऑफ द कंपटीशन ऑफ स्पेस रेस ड्यू टू कोल्ड वॉर। यूएस और यूएसएसआर एजेंसीज आपस में कंपटीशन कर रहे थे स्पेस रेस में, कोल्ड वॉर के टाइम में, जस्ट टू हैव पावर प्रोजेक्शन कि हम बेहतर या हम बेहतर, कौन बेहतर है। वो पावर प्रोजेक्शन के चक्कर में यूएस की स्पेस एजेंसी और यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी compete कर रही थी। तो कोल्ड वॉर के दौरान 1960-70s में मेन टारगेट था कि जैसे भी हो मून पे लैंड करा दो, बस बात खत्म, कहीं पे भी लैंड करा दो, टच करके आ जाओ। बट नाउ, और चाहे उसमें जितना भी खर्च लगे, पर्पस वाज टू लैंड एनीवेयर एंड हाउसोएवर एक्सपेंसिव इट इज, बट टू लैंड ऑन द मून। क्योंकि रसिया ने सबसे पहले रॉकेट भेजा था स्पेस में, तो उसका जवाब पे यूएस ने फैसला कर लिया था कि अब वो मून पे एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करके रहेंगे। और यही कारण है कि फिर मून पे उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया अंडर अपोलो मिशन। बट देयर पर्पस वाज जस्ट टू लैंड ऑन द मून एंड कम बैक एंड प्रूव कि हम रसिया से आगे हैं। बट मॉडर्न टाइम्स में हम लोग फ्यूल एफिशिएंट तरीके ढूंढ रहे हैं। पहले तो उस टाइम में बहुत ज्यादा खर्च किया हमने, द पर्पस वाज समथिंग एल्स, जियोपॉलिटिकल पर्पस था। अभी वी आर लुकिंग फॉर सम फ्यूल एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून।
and we are also not looking to land on near the equator. We are trying to land on the southern pole region, जहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल पाए मून के बारे में, and that is why the landing is getting difficult these days as compared to the landing that was done during the Cold War time. In fact, you see, यूएस ने अपोलो मिशन सक्सेसफुल कराया, यूएस के स्पेस एजेंसी नासा ने वहां पे मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया हुआ है। लेकिन अब नासा का सिमिलर एक मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें उनका प्लान है कि लॉन्ग टर्म में मून के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया जाए। लेकिन उस आर्टेमिस प्रोग्राम में अलग अलग स्टेजेस हैं, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, जिसमें सबसे आर्टेमिस 1 विल बी नॉन क्रू मिशन, जिसमें सिर्फ एक लैंडर भेजा जाएगा। फिर आर्टेमिस 2 में ह्यूमन को भेजा जाएगा बट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून। एंड आर्टेमिस 3 द थर्ड स्टेज में फिर ह्यूमन भेजा जाएगा, दैट विल बी लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। क्योंकि अब जो काम हो रहा है दैट इज बीइंग डन ओनली इन द स्पिरिट ऑफ साइंस। साउथ पोल पे लैंड करना, वहां से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालना, और वो भी एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट तरीके से। जबकि 1960-70s में जो मून पे लैंडिंग हुआ दैट वाज डन जस्ट आउट ऑफ कंपटीशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। दैट इज द डिफरेंस। जैसे आर्टेमिस 1 की अगर बात की जाए या आर्टेमिस प्रोग्राम की बात की जाए, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अपोलो। तो अपोलो मिशन वाज intended just to land astronauts on the moon, while Artemis is landing on the south pole. Artemis is going to launch, or Artemis is going to find ways so that we can have future missions to other celestial bodies like Mars and all. That is the difference. Luna 25 failed because of hard landing. Why moon mission failure are frequent these days? Answer is simple. Nowadays the attempt is to land in difficult region, especially south pole, and attempt is for having a fuel efficient method of landing. During the Cold War, motivation was to land at any point with any amount of cost, because there was a time of a space race during the Cold War, US versus USSR, and thus उस टाइम में तो लैंडिंग करा दिया अपोलो मिशन में नासा ने 1969 में, आई थिंक। बट नासा अभी के टाइम में जब आर्टेमिस मिशन कर रहा है तो नासा को भी काफी सारा वक्त लग रहा है, जबकि इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है नासा 50-60 साल पहले। बट अब उसको फ्यूल एफिशिएंट तरीके से करना है और साउथ पोल में लैंड कराना है, मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट। तो आर्टेमिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अपोलो मिशन ऑफ नासा। Next article is about ban on export of onion to control inflation. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, लगभग एक वीक पहले, कि जुलाई महीने में सीपीआई इन्फ्लेशन वाज 7.44%, which is much higher than the higher bandwidth for CPI inflation target that has been given to RBI under monetary policy framework agreement. आपको पता है कि आरबीआई को टारगेट दिया गया है 2% to 6% तक इन्फ्लेशन को रखना इन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन एज पर an agreement with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जुलाई महीने में इन्फ्लेशन वाज 7.44%। यू सी द ग्राफ, किस तरीके से इन्फ्लेशन पिछले 15 महीनों में वैरी कर रहा है। तो काफी दफा ये रहा है 6% से ऊपर, बट 7.44% इज क्वाइट हाई, दैट वाज सीन इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप बात करें डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की, तो आपको पता चला कि मौजूदा टाइम में सीपीआई इन द मंथ ऑफ जुलाई वाज 7.44, जबकि डब्ल्यूपीआई निगेटिव में चल रहा है, -1.36। डब्ल्यूपीआई निगेटिव में चलने के पीछे कारण है बेस इफेक्ट। इसी जुलाई 2022 में, आप यहाँ पे देखो, जुलाई 2022 में होलसेल प्राइस के दाम इतने ज्यादा थे कि मौजूदा टाइम में नॉर्मल दाम के होने के बावजूद भी वो महंगाई निगेटिव में दिख रही है। तो आंसर इज बेस इफेक्ट। जुलाई 2022 में महंगाई ज्यादा थी डब्ल्यूपीआई में, तो जुलाई 2023 में कम दिख रही है। और सीपीआई में बेस इफेक्ट ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। सीपीआई में बड़ा फैक्टर तो मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के पीछे था फूड प्राइसेस का ऊपर जाना, वेजिटेबल्स का खासकर प्राइस ऊपर जाना। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स वाज 11.51%। तो 7.44 में जो बड़ा फैक्टर है दैट इज कमिंग फ्रॉम फूड। और अब इसको फूड बेस्ड इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए भारत सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहां पे उन्होंने अनियन के एक्सपोर्ट पे 40% का कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, ताकि अनियन का एक्सपोर्ट कम हो, हमारे देश में अनियन ज्यादा बचे, जिससे अनियन बेस्ड इन्फ्लेशन कम हो। जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो देश में अनियन ज्यादा बचेगा, जब ज्यादा बचेगा तो उसका फिर प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो 40% का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है अनियन के ऊपर
that will be applicable till 31st December. तो अगर बात की जाए अनियन प्रोड्यूसर्स की इन द वर्ल्ड, तो इंडिया इज एट नंबर 1। सबसे ज़्यादा दुनिया में अनियन प्रोड्यूस करने वाला देश है इंडिया। दूसरे नंबर पे चाइना, और हम लोग काफ़ी आगे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द थर्ड कंट्री, दैट इज इजिप्ट। क्योंकि इंडिया में 26 मिलियन मेट्रिक टन्स बनाया, तो चाइना में 24 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस हुआ, इजिप्ट में 3.3 मेट्रिक टन्स ही प्रोड्यूस हुआ। तो पहले और दूसरे नंबर पे इंडिया और चाइना मच अहेड एज कम्पेयर टू द थर्ड कंट्री। अभी मुद्दा क्या है कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो एक्सपोर्ट को कम करना होगा, राइट। बट फॉरेक्स रिजर्व पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था भाषणी से रिलेटेड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड 3D प्रिंटिंग की मदद से सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। सो हियर अगेन द आंसर वुड बी डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।